गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। 11वीं कक्षा की क्लास में आपका स्वागत है। हम तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव व प्रतिनिधि। कल हमने इसके बारे में थोड़ी चर्चा भी की थी। आज थोड़ा सा आपको नोट्स टाइप में लिखना है। जैसे सबसे पहले चुनाव क्या होता है। चुनाव या फिर अपन उसको निर्वाचन बोलते हैं। चुनाव या निर्वाचन का अर्थ। चुनाव का मतलब ऐसे साधारण शब्दों में ही है, चुनना। चुनाव का अर्थ क्या है? चुनना, यानी प्रतिनिधि को चुनने की। लोकतंत्र में जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया को चुनाव कहा जाता है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनना क्या कहलाता है? चुनाव या निर्वाचन। एक शब्द आपके यहाँ आता है, जनता का शासन। जनता का शासन का मतलब कल हमने देखा था प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर ये चीज थी। जनता का शासन का अर्थ क्या होता है? जनता का शासन अर्थ है जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाले शासन से है, यानी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन का संचालन करना ही जनता का शासन कहलाता है। जनता का शासन का अर्थ है जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन का संचालन करना क्या कहलाता है? जनता का शासन। एक शब्द है आपके इसमें, लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी DEMOCRACY डेमोक्रेसी। लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, यथा डेमोस यानी भीड़ या फिर जनता। डेमोस में क्रेटिया। क्रेटिया यानी शासन।
लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी अनुवाद है जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस व क्रेटिया। अर्थात लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन है, जनता का शासन है। जनता का शासन या जनता की शक्ति पर आधारित शासन या जनता की शक्ति पर आधारित शासन। फिर नंबर 4 पे 14 आपके आता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, आगे प्रश्नों में और आ जाएगा। एक गैर लोकतांत्रिक देश कौन से हैं? गैर लोकतांत्रिक देश का अर्थ, गैर लोकतांत्रिक देश का अर्थ है जहां लोकतांत्रिक रूप से चुनाव नहीं होते, वे देश जहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं होते, वे देश जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं होते, न लोकतांत्रिक रूप से शासन चलता है और ना ही शासन संचालित किया जाता है। उन्हें गैर लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। नंबर 5 एक शब्द आया बहुलवादी व्यवस्था। बहुलवादी व्यवस्था किसे कहते हैं? बहुलवादी व्यवस्था का अर्थ है चुनावी दौड़ में, चुनाव में, ऐसे लिख लो, चुनाव में जो उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवारों से आगे निकलता है, वह विजय होता है। यानी चुनाव में जो उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवारों से आगे निकलता है वह विजय होता है। इस व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? बहुलवादी। इस व्यवस्था को बहुलवादी व्यवस्था कहा जाता है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं
आगे एक शब्द है आपके समानुपाती प्रतिनिधि प्रणाली। समानुपाती प्रतिनिधि प्रणाली, जिसको अपन एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली कहते हैं। किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है समानुपाती प्रणाली? राजनीतिक दलों को प्राप्त राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों के अनुपात में विधायिका में प्रत्येक दल को सीटें प्रदान करने की व्यवस्था, प्रत्येक दल को सीटें प्रदान करने की प्रणाली को ही समानुपाती प्रतिनिधि प्रणाली कहा जाता है। यानी राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों के अनुपात में विधायिका यानी संसद में प्रत्येक दल को सीटें प्रदान की जाती है। उस प्रणाली को अपन कहते हैं समानुपाती प्रतिनिधि प्रणाली। ठीक है, उसके बाद है ये राजनीतिक दल क्या होते हैं? राजनीतिक दल क्या है? पार्टियां तो आपने सुनी होगी, कांग्रेस है, ये बीजेपी है, लेकिन इसका अर्थ क्या है राजनीतिक दल का? राजनीतिक दल का अर्थ है लोगों का एक ऐसा समूह है, लोगों का एक ऐसा समूह है जो चुनाव लड़ने, सत्ता हासिल करने व चुनाव जीतने के उद्देश्य से कार्य करता है। जीतने के उद्देश्य से कार्य करता है, उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। ये कांग्रेस है, बीजेपी है, ये क्या करते हैं? लोगों का एक समूह है जो चुनाव लड़ता है, सत्ता यानी शासन की बागडोर अपने कुर्सी लेने के लिए भागता है और चुनाव जीतना उनका 3 उद्देश्य होता है। ठीक है, एक है एक दल, द्विदल और बहुदल आया। दलीय प्रणाली के प्रकार बताओ। तो आपको आंसर लिखना है दलीय प्रणाली 3 प्रकार की है। 3 प्रकार कौन से? कल भी मैंने बताया था, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। तो सबसे पहले एक दलीय, एक दलीय शासन प्रणाली किसे कहेंगे अपन? जहां एक ही
राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है, जीतता है तथा सत्ता प्राप्त करता है, इसे एकदलीय कहते हैं। दूसरा है द्विदलीय। द्विदलीय का मतलब है जहां दो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, वह सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसे दो दलीय प्रणाली कहा जाता है। तीसरा है बहुदलीय, जहां अनेक राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, वह सत्ता प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं, उसे बहुदलीय शासन प्रणाली कहा जाता है। उसके बाद एक शब्द आपके गठबंधन। नोवा है गठबंधन। गठबंधन का अर्थ है दो या दो से अधिक राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने व चुनाव लड़ने के लिए एक समझौता करते हैं, जिसे गठबंधन कहा जाता है। ये आपका गठबंधन हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं निर्वाचन क्षेत्र होता है, एक शब्द है निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? यानी एक भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। एक भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता अपने प्रतिनिधि, एक भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद 11 नंबर पे 11वां क्वेश्चन है आपके
आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, इसका अर्थ क्या होता है? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ है किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट देंगे, किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट देंगे, पर प्रत्याशी उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा, पर उम्मीदवार उसी समाज या समुदाय का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है, जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। जैसे मान लीजिए कि सरपंचों में आपने सुना कि कई जगह, जैसे मान लीजिए कि जनरल की सीट आई है, कई जगह ओबीसी की सीट आई थी, कई जगह एससी की और कई जगह एसटी की सीट आई थी, कहीं पर महिला आई थी, कहीं पर पुरुष आई थी। जैसे मान लीजिए महिला होती है और एक पुरुष होता है, तो जो जनरल की सीट है उसके ऊपर ये चारों चुनाव लड़ सकते हैं इस सीट के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर महिला आ जाती है जनरल, तो जनरल महिला की जगह तो महिला ही चुनाव लड़ेगी, और पुरुष की आती है तो पुरुष की जगह पुरुष चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जनरल में ये तीनों व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकते हैं। और ओबीसी की सीट आती है तो ओबीसी की सीट में ये ओबीसी वाले, एससी वाले और एसटी वाले भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं लड़ सकते, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एससी की सीट आई है, तो एससी की सीट में सिर्फ और सिर्फ एससी के ही लोग चुनाव लड़ेंगे, न तो ये लड़ सकते हैं, न ये लड़ सकते हैं और न ये लड़ सकते हैं, ठीक है। ये तीनों वोट देंगे। इसी मान लीजिए गांव है, उस गांव में मान लीजिए जनरल के लोग भी है, ओबीसी के लोग भी है, एसटी के भी है और एससी के भी है। अगर एससी की सीट आ गई, अनुसूचित जाति की, तो वोट तो ये चारों देंगे, लेकिन चुनाव सिर्फ एससी कैंडिडेट का ही लड़ेगा। तो ये हो गई आरक्षित सीट, है ना। तो किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट देंगे, पर उम्मीदवार उसी समाज या समुदाय का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें परिसीमन आयोग शब्द आया, परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग क्या है? तो परिसीमन आयोग क्या है? वह आयोग जो ये तय करता है, वह आयोग जो यह तय करता है कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, वह परिसीमन आयोग कहलाता है। वह परिसीमन आयोग कहलाता है। यानी परिसीमन आयोग क्या है? एक ऐसा आयोग है जो ये तय करता है कि कौन सा क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है, यानी आरक्षित क्षेत्र का गठन या फिर आरक्षित क्षेत्र निर्धारित करने वाला आयोग क्या कहलाता है? परिसीमन आयोग। एक शब्द हो रहा है आपके वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, या आपको पता भी होगा अर्थ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है 18 वर्ष की आयु से अधिक आयु के
सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार ही वयस्क मताधिकार कहलाता है। 18 वर्ष की आयु से अधिक आयु प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, इसको अपन क्या कहते हैं, वयस्क मताधिकार, है ना। और निर्वाचन आयोग है जो कि अपने देश में क्या करता है, एक और लिख लो, निर्वाचन आयोग। लास्ट है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या है, इसमें आप लिख सकते हो, हमारे देश में चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया, हमारे देश में चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया, हमारे देश में चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया एक स्वतंत्र संगठन द्वारा, एक स्वतंत्र संस्था, मानो संस्था के द्वारा करवाया जाता है। हमारे देश में चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया एक स्वतंत्र संस्था के द्वारा करवाई जाती है, जिसे निर्वाचन आयोग कहा जाता है। ये पाठ के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जो मैंने आज आपको बताई है। बाकी प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मास्क लगाओ, कोरोना से बचो।